Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको अयोध्या में कलावा काटने वाला ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिस पर धर्म क्लेश मचा है। वीडियो में कुछ कर्मचारियों के हाथ से कलावा काटने के बाद ही उन्हें फैक्ट्री में प्रवेश दिया जा रहा है। ये देखकर साधु संतों में जबरदस्त गुस्सा है और अब कंपनी की सफाई भी आ गई है। फिर उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए उस शुद्ध आदेश की खबर जिसे योगी सरकार ने जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि खाने पीने की चीजों में गंदी मिलावट विभत्स है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने इस खबर पर एक रियलिटी चेक किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में रेप के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत वाली कुंजी खोलेंगे, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। हालांकि सच क्या है, इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है, लेकिन पुलिस की वैन से लेकर एनकाउंटर की जगह तक क्या हुआ, हमारे पास इसकी एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। एक बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। आज हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्यपाल द्वारा केस चलाने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। एक दिलचस्प खबर हरियाणा से भी है, जहां अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सीएम पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। सुरजेवाला ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ वो भी सीएम कैंडिडेट हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी तय करेंगे। कल जम्मू कश्मीर पर भी नजर रहेगी, क्योंकि दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें सेंट्रल कश्मीर की 15 सीट और जम्मू की 11 सीट शामिल है। 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। और सत्ता में आज हमने एक विस्फोटक वीडियो कुंजी 34 साल के उस सबसे बड़े हमले पर तैयार की है जो इजराइल ने लेबनान पर किया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके लेबनान पर 1600 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कलावे वाले उस कलेश की जो अयोध्या में शुरू हुआ है। हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता है भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा? आप अंदर नहीं जा सकते हैं, 4 बात हम नहीं जाएंगे भाई साहब। जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो, मैं नहीं काम करूंगा। चंद पैसों के लिए कलावा खट्टे से काट गया। जो कंपनी अपमान करे हिंदुओं का, मैं नहीं जाऊंगा। कलावे काटना बहुत ही अपराध है और एक प्रकार से जुल्म है। हिंदुओं के लिए एक प्रकार से अपमान है। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा हिंदू का अपमान करके। मैं नहीं जाऊंगा भाई। तो क्या वाकई अयोध्या में मौजूद एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के कलावा पहनकर प्रवेश करने पर पाबंदी है? एक वायरल वीडियो जिसमें एक सुरक्षा गार्ड फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के हाथों से कलावा काट रहा है, जिस वीडियो ने अयोध्या के साथ देश भर के साधु संतों को नाराज कर दिया है। हिंदू धर्म के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज उस वीडियो पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक ऐसी कुंजी बनाई है जिसमें सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पूरा मामला समझिए। अयोध्या में एक कोको कोला नाम की फैक्ट्री का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फैक्ट्री के गेट पर एक सुरक्षा गार्ड खड़ा है जो फैक्ट्री के अंदर जाने वाले कर्मचारियों का कलावा काट रहा है, और जो लोग कलावा काटने के लिए तैयार नहीं हैं उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा। फैक्ट्री के गेट पर कई लोग मौजूद हैं जो कलावा काटने का विरोध कर रहे हैं, कंपनी की पॉलिसी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। इस वीडियो में सुरक्षा गार्ड के पास टेबल पर कलावा दिख भी रहा है जो फैक्ट्री के अंदर गए कर्मचारियों के हाथ से काटा गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोगों में अयोध्या की इस कंपनी को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इस पर कंपनी की ओर से सफाई भी आई है, उसे भी सुनेंगे। लेकिन पहले एक वीडियो में कलावा काटने पर लोगों के गुस्से के तापमान को आप भी महसूस कीजिए। हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता है भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा? हम हिंदू हैं यार, मशीन के अंदर काम नहीं करते हम लोग, बाहर काम कर रहे हैं। कलावा क्यों कटेगा हाथ का? सम्मान करते हैं, हम कहाँ कह रहे नहीं करेंगे।
या फिर हमारा कोई ऐसा थोड़ी कि हम निकलवा रहे कंपनी हैं। हिंदुओं का अपमान कर रही है कलावा कटा के। अपमान कर रही है या नहीं कर रही है, हम वो नहीं कह सकते भाई आप अंदर नहीं जा सकते हैं, 4 में बात हम नहीं जाएंगे भाई साहब। जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो मैं नहीं काम करूंगा सब कुछ काट दीजिए भाई साहब। ये निकाल दीजिए भैया। मैं नहीं काम करूंगा। चंद पैसों के लिए कलावा खट्ट से काट गया। कलावा पहन के जाना कोई गलत काम नहीं। मैं मशीन पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा भाई। जो कंपनी अपमान करे हिंदुओं का मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो कंपनी हो। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा हिंदू का अपमान करके। मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं काम नहीं करूंगा। देखिए कलावा पहना हूँ मैं भाई। हिंदुओं का अपमान हो रहा है कंपनी में मतलब अपमान हो रहा है वो भी अयोध्या में। अयोध्या में हो रहा है अपमान। ऐसा कोई वो नहीं है। कंपनी है जिसमें हिंदुओं का पूरा अपमान किया जा रहा है। पूरा कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। देखिए पूरा इतना कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। जब कंपनी के ही कर्मचारी ने कलावा काटने की इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ये वायरल हो गया। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में कंपनी के प्रति नाराजगी है। अयोध्या के साधु संत भी बहुत गुस्से में हैं और इसे हिंदू धर्म का अपमान बता रहे हैं। एक छोटी सी रील इस पर भी आइए देखते हैं। मतलब अपमान हो रहा है। हिंदुओं का अपमान कैसे हो सकता है भाई? कलावा कटा के हिंदुओं का अपमान किया जाएगा। चंद पैसों के लिए कलावा खट्ट से काट गया। कलावे काटना बहुत ही अपराध है और एक प्रकार से जुल्म है। हिंदुओं के लिए एक प्रकार से अपमान है। ऐसे अपमान को सहना अयोध्या जैसी नगरी में कभी भी उचित नहीं है। इसलिए इसका घोर विरोध करना चाहिए और हम तो साधु समाज की ओर से ये कहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आप अंदर नहीं जा सकते हैं, 4 में बात। हम नहीं जाएंगे भाई साहब। जिस कंपनी में हिंदुओं का अपमान हो मैं नहीं काम करूंगा। चंद पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा हिंदू का अपमान करके। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि कलावा और चंदन से यदि जिसको भारत देश में किसी भी प्रकार का कष्ट है ऐसे लोगों को तो भारत देश ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भारत देश में यदि कलावा नहीं होगा, चंदन नहीं होगा तो कहीं और कहाँ होगा। तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोगों की इस नाराजगी और फैक्ट्री में कलावे वाली इस घटना पर कंपनी अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक सफाई भी आई है जो आपको देखनी चाहिए। कंपनी के सुरक्षा अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री के प्रोडक्शन एरिया में कड़ा, अंगूठी, ब्रेसलेट और घड़ी जैसी चीजें पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये वस्तुएं प्रोडक्शन एरिया में गिरकर वहां तैयार हो रहे पेय पदार्थ को दूषित कर सकती हैं। कंपनी के अनुसार सुरक्षा गार्ड को इन सभी चीजों को रोकने के निर्देश थे लेकिन वो इसे ठीक से समझ नहीं पाया और कर्मचारियों के कलावे काटने लगा। कंपनी का कहना है कि कलावा काटने जैसे निर्देश ना तो पहले कभी दिए गए थे, ना अभी हैं और ना भविष्य में होंगे क्योंकि कलावा उतारने की कोई भी नीति उनकी कंपनी में है ही नहीं। यह सुरक्षा गार्ड की गलती थी जिसने गलतफहमी में कलावा काटना शुरू किया। प्रक्रिया क्षेत्र में कड़ा, अंगूठी, ब्रेसलेट और कलाई घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं है क्योंकि यह वस्तुएं प्रक्रिया क्षेत्र में गिरकर पेय पदार्थों को दूषित कर सकती हैं। घटना के दिन जब यह निर्देश सुरक्षा गार्ड को दिया गया तो उसने इसे गलत समझ लिया और कलावा काटने की कोशिश करने लगा, जबकि ऐसा कोई निर्देश न तो पहले कभी दिया गया था, न ही निर्देश आज है और न ही ऐसा निर्देश भविष्य में कभी दिया जाएगा। यह सुरक्षा गार्ड की गलती थी जिसने गलतफहमी के कारण ऐसा करना शुरू कर दिया। वैसे जिस कलावे पर धर्मनगरी अयोध्या में क्लेश मचा है उसका हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इस पर हमने आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कुंजी बनाई है, वो भी आइए देखते हैं। असल में हिंदू धर्म के अंदर कोई भी पूजा पाठ बगैर कलावे के संपन्न नहीं होता। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी शुभ कार्यों में कलावा लोगों को पहनाया जाता है। कलावा को मौली और रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि कलावे में स्वयं भगवान का वास होता है और इसके तीनों रंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। मान्यता है कि कलावा बांधने से व्यक्ति की विपत्तियों से रक्षा होती है और इसे धारण करने से व्यक्ति में सकारात्मकता आती है।
वैसे हिंदू धर्म में कलावा से संबंधित कुछ नियम भी हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कलावे को पुरुष और कुंवारी कन्याओं के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधा जाता है, जबकि शादीशुदा महिलाओं के बाएं हाथ की कलाई पर कलावा बांधा जाता है। साथ ही कलावा बांधते समय मुट्ठी बंद होनी चाहिए और सिर किसी रुमाल या कपड़े से ढका होना चाहिए। यानी हिंदू धर्म में कलावा को बहुत पवित्र माना जाता है, उसे नियम कायदों के साथ धारण किया जाता है। इसीलिए लोग अयोध्या में कलावा काटने को लेकर गुस्से में हैं। हालांकि इसका सच क्या है, कंपनी ने इस पर सफाई जारी कर दी है। सत्ता में अब बात रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए नेम प्लेट और डिटेल लगाने वाले ऑर्डर की, जो करीब 2 महीने के बाद एक बार फिर से वापस आया है। आपको याद होगा कि यूपी सरकार ने सावन के महीने में कावड़ रूट पर रेस्टोरेंट और ढाबे के मालिकों को यह आदेश दिया था कि वो दुकान के बोर्ड पर अपना और अपने स्टाफ का नाम जरूर लिखकर रखें। एक बार फिर से यूपी सरकार की तरफ से ऐसा ही आदेश जारी हुआ है, लेकिन इस बार इस आदेश का दायरा, इसकी वजह और इसका असर तीनों काफी बढ़ा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खाने में गंदगी मिलाने की खबर आई। गाजियाबाद में जूस में यूरिन, ग्रेटर नोएडा में थूक वाली रोटी और मथुरा में भगवान के प्रसाद में मिलावट करके बेचने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि अगर आगे से ये सब हुआ तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाना विभत्स है। ये सब स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और ऐसे संस्थानों की जांच करें और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इस बैठक के बाद यूपी सरकार ने एक गाइडलाइंस भी जारी की, जिसमें साफ साफ कहा गया कि होटल या रेस्टोरेंट में सीसीटीवी जरूर लगा हो, बैठने और किचन से लेकर हर जगह सीसीटीवी से कवर हो। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फीड पुलिस को मुहैया कराएं। शेफ, वेटर और कुकिंग से जुड़े कर्मचारी ग्लव्स जरूर पहने। शेफ और वेटर के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। इसके अलावा इस आदेश में यह भी बहुत साफ साफ कहा गया है कि रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिक, संचालक, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। यानी काम करने वाले हर व्यक्ति की पहचान, पता समेत बताना होगा। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा। इस डिस्प्ले में वेटर और शेफ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूपी सरकार की इस गाइडलाइंस के तहत अब ढाबों, रेस्टोरेंट और खानपान के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच होगी। गंदी चीजों की मिलावट पाई गई तो रेस्टोरेंट संचालक और मालिक पर एक्शन होगा। खानपान के केंद्र पर पूरी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर यूपी सरकार का ऑर्डर साफ है कि अगर यूपी में खाने पीने के सामान में गंदी चीजें मिलाई गई तो खैर नहीं है। सरकार ने आदेश जारी किया और यह दावा किया कि वो इन गाइडलाइंस को मजबूती से लागू कराएगी। लेकिन विपक्ष सरकार से खुश नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। देखना ये चाहिए योगी जी को कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, कोई उसमें सिंथेटिक कोई फूड जो भी खाना बनाया जा रहा है उसमें कोई सिंथेटिक चीज तो नहीं डाली जा रही है, कोई उसमें कलर तो नहीं डाले जा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी को कंट्रोल करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इन राजनीतिक बयानों से अलग ये देखना और समझना भी जरूरी है कि ढाबे और रेस्टोरेंट के मालिक यूपी सरकार के इस आदेश पर क्या सोचते हैं, क्योंकि इन गाइडलाइंस का पालन तो रेस्टोरेंट और ढाबे मालिकों को ही करना है, नेता को तो मानना है नहीं। इसीलिए TV9 के रिपोर्टर ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और लोगों से पूछा है कि सरकार की गाइडलाइंस को आप किस तरह से देखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आदेश दिया गया है कि जो भी ढाबे, रेस्टोरेंट हैं वो खाद्य पदार्थों की सभी मानकों को पूरा करें, किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो खाना बनाने वाले कारीगर हैं उनको हाथों में ग्लव्स पहनना होगा, कैप लगानी होगी और मास्क पहनना होगा।
जब से आया है आदेश हम शुरुआत कर देंगे, 2-4 दिन में हम कैमरा लगा देंगे, मगर हमें ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आदेश है तो हम लगाएंगे, लगाने की कोशिश करेंगे हम पूरा और स्वच्छता पे भी ध्यान रखेंगे। पे कैप नहीं है, कैप पहनेंगे, बाल वगैरह ना गिरे, ध्यान रखना इसका। अब आगे से पहनेंगे? हाँ पहनेंगे बिल्कुल। कब से पहनेंगे? कल से तो शुरू कर देंगे। कल से शुरू कर देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? अभी कोई शिकायत तो सूचना नहीं था, इसीलिए। अच्छा। अब नेक्स्ट टाइम से जरूर ध्यान रखेंगे सर, इसे करेंगे। और कब से करेंगे? बस कल से करेंगे सर, आज ही से शाम से शुरू कर देंगे। ग्लव्स ले आएंगे, बाकी कैप जो भी होता है सब ले आके करेंगे। चीज़ तो करनी चाहिए और आज से ही, और बल्कि अभी से ही करनी चाहिए। अगर ये चीज़ का आदेश है तो आप पालन करना चाहिए उस आदेश का। बिल्कुल सीसीटीवी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी कोई गलती ना हो, इसके वजह से सीसीटीवी तो होना जरूरी है। सारे चीज कल से पहनेंगे, सारे चीज जो कहेंगे सारे चीज करेंगे। कल से पहनेंगे? कल से पहनेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे? अभी तक नहीं करेंगे, लेकिन बाद बाकी साफ सफाई हमेशा रखते हैं। हमारे यहाँ तो सबका सारे जितना एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं सारे का रजिस्टर्ड हो रखा है, और बाकी हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मामला सामने आ रहा है हम लोगों को भी पता लगा है। सरकार के निर्देश का पालन होगा? जी सर बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल पालन होता है। तो उनका कहना है कि जैसे सरकार की तरफ से आदेश आएंगे उनका ये पालन भी करने के लिए तैयार है, यानी तमाम एम्प्लॉयज़ इस बात का ख्याल रखेंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए हरीश के साथ गाजियाबाद से मैं अभिजीत ठाकुर। इन गाइडलाइंस का ट्रिगर यूपी में हुई 2 घटनाओं में दबा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाकर बेचने वाले जूस विक्रेता आमिर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने जूस को अशुद्ध करने के लिए दुकान में यूरिन इकट्ठा करके रखा था। इस पर काफी विवाद हुआ था। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा में भी हुआ, जहां एक ढाबे में तंदूर की रोटी पर थूक कर ग्राहक को दिया जा रहा था, जिसका वीडियो ग्राहक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इन दोनों घटनाओं का जिक्र किया था। उनके बयान पर राजनीति भी हुई थी, सवाल भी उठे थे, लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूपी सरकार इस पर इतनी जल्दी गाइडलाइंस लेकर आ जाएगी। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। वैसे यूपी सरकार ने आज जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के रूप में लागू हैं, जिसके तहत रेस्टोरेंट और ढाबे के लिए FSSAI में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कुल 12 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर मालिक का नाम और लाइसेंस नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य है। इसके तहत खाने पीने के सामान की गुणवत्ता भी तय की गई है और समय समय पर FSSAI इसकी जांच भी करती है। अब समस्या यह है कि बड़े रेस्टोरेंट को तो सरकार मॉनिटर कर लेती है, लेकिन सड़क किनारे छोटे ढाबे, चाय नाश्ते की दुकान, छोटे मोटे जूस कॉर्नर को कैसे रेगुलेट किया जाए, उनकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो। सत्ता में इसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसे एनकाउंटर की जिस पर पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप सवाल उठ रहे हैं। नॉन स्टॉप राजनीति हो रही है। यह एनकाउंटर हुआ है महाराष्ट्र के ठाणे में। जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ है उसका नाम है अक्षय शिंदे। 24 साल के अक्षय शिंदे पर स्कूल में बच्चियों से रेप का आरोप था। वो पुलिस कस्टडी में था। अक्षय शिंदे की पूर्व पत्नी ने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले की जांच के सिलसिले में कल ठाणे में चलती वैन में एनकाउंटर वाला पूरा खेल हुआ, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। जैसे कई पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, विलेन किसी पुलिस वाले से पिस्टल छीनता है, उसके बाद वो डराता है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली चलाती है और वो वहीं मारा जाता है। कुछ ऐसा ही कल शाम 7 बजे के करीब महाराष्ट्र के ठाणे में अक्षय शिंदे के साथ हुआ। आज सत्ता में इसकी पूरी कहानी को आरोपों, बयानों और सबूतों के आधार पर हम डिकोड करेंगे। पहले कुछ अपडेट के साथ ये बता दें कि बदलापुर एनकाउंटर का मामला कितना विवादित हो चुका है। पहला अपडेट यह है कि बदलापुर रेप केस में एनकाउंटर की जांच CID को सौंप दी गई है। मतलब ये कि CID के अधिकारी पता लगाएंगे कि अक्षय शिंदे पर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई थी या ये एनकाउंटर त्वरित न्याय देने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया था। दूसरा अपडेट ये कि आज ठाणे में मुंब्रा बाईपास रोड पर घटनास्थल पर जाकर पूरी वारदात का रिक्रिएशन किया गया।
आज सुबह करीब 11:30 बजे जांच टीम वहां पहुंची थी। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने जिस गाड़ी में एनकाउंटर हुआ उसका जायजा लिया, सबूत जुटाए। सूत्रों के अनुसार फोरेंसिक की टीम को उस गाड़ी में 4 बुलेट शेल्स मिले हैं। तीसरा अपडेट एनकाउंटर को लेकर है। सूत्रों के अनुसार चलती वैन में एनकाउंटर शुरू हुआ था। आज एनकाउंटर की नई कहानी भी सामने आई है जो हम आपको बताने वाले हैं। उसमें भी कई सवाल हैं। चौथा अपडेट ये कि आज अक्षय शिंदे की डेड बॉडी का मुंबई के जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। अक्षय शिंदे के परिवार वालों का यह कहना है कि पुलिस ने अक्षय को कस्टडी में पीटा, उसके बाद मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। अक्षय शिंदे के परिवार वालों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया है। पांचवा हिस्सा है एनकाउंटर पर राजनीति वाला, जिसमें विपक्ष के सवाल हैं, सियासी चिंगारियां हैं। महाराष्ट्र पुलिस से पूछा जा रहा है कि क्या इंसाफ देने का एकमात्र रास्ता एनकाउंटर ही है। बदलापुर रेप केस की आग पिछले कई दिनों से धधक रही थी। इसकी पूरी कहानी बताने से पहले आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 20 अगस्त की है, जब बदलापुर की घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर लोगों ने प्रदर्शन किया था। 10 घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही थी। आज उसी जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न मनाने वाले लोग आरोपी के एनकाउंटर से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इंसाफ का रास्ता कोर्ट से होकर गुजरता है, पुलिस एनकाउंटर से होकर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में बदलापुर रेप आरोपी के साथ कल क्या हुआ, आपको नई जानकारी के साथ बताते हैं, जिससे आप ये भी जान पाएंगे कि क्यों इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों इस एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्यों इस एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है। 23 सितंबर शाम 5:30 बजे आरोपी अक्षय शिंदे को जांच के लिए तालोजा जेल से बदलापुर लाया गया था। 23 सितंबर को ही शाम 6:15 बजे लौटते वक्त आरोपी अक्षय शिंदे ने चलती वैन में पुलिस की रिवॉल्वर छीनी और फायरिंग की। आरोपी ने 3 गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली पुलिस वाले को लगी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैन 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही थी। पुलिस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई, लेकिन अक्षय शिंदे का परिवार पुलिस पर सवाल उठा रहा है। अब सच क्या है ये पता तो सीआईडी लगाएगी। आज कैसे घटनास्थल पर जाकर जांच टीम ने पूरी वारदात को रिक्रिएट किया और कैसे पुलिस हर नई जानकारी के साथ सवालों से घिर रही है, ये देखिए। बदलापुर में नाबालिग बच्चियों के साथ लैंगिक शोषण मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का जहां पर इनकाउंटर किया और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में ये इनकाउंटर किया, उस जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये वो जगह है जहां पर सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर किया गया और यहां पर पुलिस की टीम जो है वो यहां पर विजिट कर रही है घटनास्थल पर। आप देखिए जो एसआईटी का गठन किया गया है उस एसआईटी के अधिकारी जो हैं वो यहां पर आए हुए हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर हुआ ये बात कही जा रही ना, बाहर तो हुआ नहीं है। बाहर नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर हुआ है। इधर गाड़ी की इतनी आवाज आती तो उसमें क्या सुनाई भी देगा। गाड़ी धप 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 जाती है, बड़ी बड़ी लॉरी है। याच्यात हत्या करणे आलेली आहे आणि याच्यात सगळे फिल्डिंग करून ज्यांनी याला मारलेला आहे, पूर्ण जे रचलेले आहेत त्याला मारलेले आहेत पूर्ण। याच्यात जबाबदार हे शाळेचे प्रशासन आणि पुलिस हे दोघं पण आहेत। पहला मारा था उसको बहुत, गया सोमवार को बहुत मारा था उसको, पुलिस वाले ने मारा था। आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करने का जो ये था उस पर गुना रजिस्टर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट है उसके तहत। रेप आरोपी के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा हाई है। चुनावी माहौल में विपक्ष को सरकार और पुलिस पर निशाना लगाने के लिए मुद्दे वाली गोली मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पुलिस ने अपने बचाव में काउंटर अटैक किया, जबकि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब
पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है? उनका चश्मा अलग है और वो अलग चश्मे से हमेशा देख रहे हैं। हर विषय पर मतलब राजनीति करने की आदत उनको लगी है। अच्छे के लिए अच्छा बोलना चाहिए और उन्होंने मतलब इस एनकाउंटर को तो सही बोलना चाहिए। घरेलू नौकर जैसी हालत कर दी है पुलिस की। क्या क्या चल रहा, कौन विश्वास रखेगा? क्या अगर एक बंदूक उसने छीनने की कोशिश की तो और लोग क्या तमाशा देख रहे थे? ये कौन विश्वास करेगा इस पे? ये तो पूरा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तभी वही लोग वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहाँ पर मिली है, तो अभी आज इनको दुख हो रहा है। सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। एक दूसरी बात, जो एनकाउंटर से पहले उस आरोपी ने जिस तरीके से पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, उन पे हमला करने की कोशिश की, अगर पुलिस वालों को कुछ हो जाता तो बदलापुर में जो हुआ था कल उसका बदला लिया गया है। बहुत सारी शंका संशय है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस को दुनिया के सामने ये बताना चाहिए एसआईटी के माध्यम से, जांच के माध्यम से कि क्या सही है क्या गलत है। सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को बदलापुर से सूरत की ओर घुमाते हैं और आपको 3 ऐसे आरोपियों से मिलवाते हैं जिन्होंने पैसा, प्रमोशन और तारीफ पाने के लिए सैकड़ों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने से परहेज नहीं किया। ये खबर गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक वाली उस साजिश से जुड़ी है जिसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई है और ये पता चला है कि असल में 3 रेलवे कर्मचारी ही भारतीय रेल के दुश्मन निकले। ये घटना 21 सितंबर की है जब सूरत में रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज हटाए जाने की बात सामने आई थी। यहाँ भी शक था कि जिस तरह पूरे देश में रेल को डिरेल करने की साजिश हो रही है, वही मॉडल सूरत में भी अपनाया गया। लेकिन जब जांच हुई तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि रेलवे के ही 3 ट्रैकमैन ने पहले ट्रैक से फिश प्लेट हटाई और फिर खुद फोन करके इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद पूरी व्यवस्था में पैनिक बटन दब गया। इन आरोपियों ने सोचा था कि इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन को एक बड़े हादसे से बचाने के लिए उनकी पूरे देश में तारीफ होगी, इनाम दिया जाएगा, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? अब ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल में पहुंच गए हैं। हम आपको इन तीनों आरोपियों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने पैसे और शोहरत के लिए ट्रैक से फिश प्लेट निकालने वाली स्क्रिप्ट लिखी थी। इस सनसनीखेज स्क्रिप्ट का राइटर था 39 वर्ष का सुभाष पोद्दार, जिसने 2 अन्य कर्मचारियों की मदद से पूरी साजिश रची। इनमें से एक आरोपी का नाम था मनीष मिस्त्री, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, जबकि तीसरा आरोपी है 26 साल का शुभम। और ये तीनों ही आरोपी रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर तैनात थे। जब इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने सारी कहानी और उसके पीछे का मकसद बता दिया। आरोपियों के अनुसार उन्होंने पैसा और प्रमोशन पाने के लिए साजिश की। आरोपियों ने सोचा था रेलवे में उनका नाम होगा, हर कोई उनकी तारीफ करेगा। ये तीनों ट्रैकमैन चाहते थे कि नाइट पेट्रोलिंग में उनकी ड्यूटी चलती रहे, क्योंकि नाइट शिफ्ट के बाद अगले दिन छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा अगर वो रात में ड्यूटी करेंगे तो दिन में अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। और सोचिए, इस लालच में इन 3 रेल कर्मियों ने रेलवे और लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन अब ये समझिए, तीनों आरोपी पकड़े कैसे गए। 21 सितंबर को रात में रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट और 71 कीज हटाई गई। इसके बाद आरोपियों ने सुबह 5:30 बजे रेलवे अधिकारियों को फोन करके सतर्क भी कर दिया और कोसांबा से क्रिव स्टेशन के बीच फिश प्लेट हटने मिलने की बात बताई। इसके बाद आतंकी साजिश के शक में पुलिस, NIA और ATS ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। लेकिन पूछताछ के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को तीनों ट्रैकमैन पर ही शक हुआ, क्योंकि ना तो जांच एजेंसियों को ट्रैक के पास से कोई औजार मिले और टाइमिंग को लेकर भी उन्हें शक हुआ। इसके बाद तीनों आरोपियों के मोबाइल की जांच की गई, कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले गए और शक के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो तीनों ट्रैकमैन ने फिश प्लेट निकाले जाने की बात कबूल कर ली।
पता चला कि ट्रैक पे काम करने वाले सुभाष, मनीष और शुभम 3 लोग थे सुबह, और उस रात उनकी ट्रैक मेंटेनेंस की और पेट्रोलिंग की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। जो वीडियो बना के रिपोर्टिंग में भेजा गया था कि जिसमें फिश पैडल और पैडलॉक निकाले गए हैं, वो वीडियो सुभाष ने डिलीट कर दिया था अपने मोबाइल पे। ऐसी बात पुलिस को पता चली और पुलिस ने उसके रिसाइकल बिन से ये वीडियो रिकवर किया। तो उसी की रिसाइकल बिन से डिलीट किए हुए 3 और फोटो पुलिस को मिलते हैं, जिनका टाइमिंग भी 2:56, 57, 3:14 अर्ली मॉर्निंग का है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ध्यान पे आते ही पुलिस ने इंटेंस पूछपरछ करके सुभाष, मनीष और शुभम तीनों ने कन्फेस किया कि प्रसिद्धि के लिए और इनाम के लिए तथा जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है वो अभी बंद होने वाली है, तो वो थोड़ा नाइट पेट्रोलिंग ज़्यादा चले ताकि इनको डे का ऑफ भी मिल पाए। इन 2 मोटिव के चलते इन्होंने ही खुद ये पैडलॉक और ये फिश प्लेट निकाला। और इनके साथ और कोई इसमें जुड़ा हुआ है नहीं, उसकी भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। और घटना से जुड़े हुए, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए और भी जो सारे एंगल हैं, उन सब पे भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलिए अब सत्ता के उन न्यूज़ मित्रों के लिए एक बहुत काम की खबर है जो त्योहार के इस सीजन में ई कॉमर्स कंपनियों की बड़ी छूट का बड़ा फायदा उठाने की उम्मीद में है। त्योहारों का सीजन आने वाला है। अगले कुछ दिनों में बिग सेल, मेगा सेल जैसे प्रचार शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां तरह तरह के ऑफर लाती हैं। कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो ऑफर के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करती हैं और आप ऐसी कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी छूट के नाम पर आपके साथ धोखा होता है। अब ऐसी ही कंपनियों के खिलाफ एक्शन होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी लोक लुभावन ऑफर पर ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने कहा कि ग्राहकों को बेवकूफ बनाने वाले हर एक ऑफर पर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कदम उठाएगी। ऐसे मामलों में सरकार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मुकदमा चला सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय दिवाली तक ड्राइव चलाएगा। इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियों के ऑफर की निगरानी की जाएगी और फर्जी ऑफर के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि फर्जी लोक लुभावन ऑफर और असली लोक लुभावन ऑफर में लोग अंतर कैसे करेंगे। आप देखते होंगे कि ये एक ऐसा समय है हर साल जबकि फेस्टिवल की इतनी अधिक डिमांड होती है, लोग भी चाहते हैं नई नई चीज़ों को ख़रीदना और कंपनीज़ भी हर तरह के भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उनका अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं और इस तरह के बिल्कुल ही बेबुनियाद डिस्काउंट्स को देती हैं जो कि इम्पॉसिबल से लगते हैं। बाद में कंज्यूमर्स भी जानते हैं कि जब वो पेमेंट के समय जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि किसी और तरीके से उनसे चार्ज किया जाता है, चाहे डिलीवरी के नाम पे, कन्वीनियंस फ़ी के नाम से एंड सो ऑन। तो एक तरह से ये पूरी तरह एक मिसलीडिंग कैंपेन होता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी इसमें अडॉप्ट की जाती हैं। इस वर्ष कम से कम सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो इस तरह के जाल में नहीं फंसें और अगर कोई इस प्रकार की डिस्काउंट्स दे रहा है तो उसकी शिकायत 1915 पे करें। वैसे कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि वो कैसे समझें कि कौन सा ऑफर फर्जी है, कौन सा सही है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई सामान 99 रुपए में मिल रहा है। जब आप उसे खरीदने लगते हैं तो आपकी लोकेशन पर उस सामान की डिलीवरी के लिए अलग से 100 रुपए का चार्ज मांगा जाता है। ऐसे ही कई बार आपको 1000 रुपए का सामान 100 रुपए में मिल रहा होता है, लेकिन जब आप पेमेंट करने लगते हैं तो छोटा सा नोट आता है कि ये ऑफर पहले 10 ग्राहकों के लिए था। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऑफर में सामान की कीमत 100 रुपए दिखे, लेकिन पेमेंट करने के दौरान कह दिया जाए कि ये ऑफर तो सिर्फ 12 बजे तक के लिए था और अब समय निकल चुका है। हो गया है समय खत्म, हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। Co-powered by Techno।